हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 23 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 7 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है बीसीआई ने, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसने वार्न किया है अनरजिस्टर्ड इंडिया फॉरेन लॉ फर्म की पार्टनरशिप के ऊपर। जनरली जो इंडिया की लॉ फर्म्स होती हैं और फॉरेन की लॉ फर्म्स जो पार्टनरशिप कर लेती हैं और रजिस्टर नहीं करती हैं, उसके अगेंस्ट बीसीआई ने वार्न दिया है। मैंने आर्टिकल ही पूरा समझा दिया आपको, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बीसीआई के बारे में बताऊंगा, फिर एडवोकेट्स के बारे में बताऊंगा, लॉयर में डिफरेंस क्या होता है एडवोकेट के साथ, फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा है वो आपको मैं शो करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है ओपन एआई ने एक एआई पावर्ड ब्राउजर लॉन्च किया जिसका नाम है एटलस। यहीं पे आपको मैं एटलस के बारे में बताऊंगा, फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में आपके साथ में इन डिटेल डिस्कशन करूंगा। साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। थर्ड आर्टिकल बात करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल किया है कहाँ पे, साउथ इंडिया में, जिसकी वजह से टोपियोका, जिसे हम लोग कसावा भी कहते हैं, उसकी क्रॉप को बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड हुआ है ड्यू टू बायोलॉजिकल कंट्रोल। मैं आपको समझाऊंगा कौन सी बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं जिसकी वजह से टोपियोका जो क्रॉप होती है उसको सेफ किया गया है। फोर्थ आर्टिकल हमारा बात करता है जो हरियाणा का रीजन है वहाँ पे पोस्ट दिवाली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की क्राइसिस हुई है। वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डेटा बताऊंगा, फिर आपको मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स सीपीसीबी का डिस्कशन हुआ है वो मैं बताऊंगा। फिर हमारा फिफ्थ आर्टिकल बात करता है एनएचआरसी ने इशू किया है नोटिस जो कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है। जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। जीएस 2 2014 में क्वेश्चन एनएचआरसी के ऊपर पूछा गया, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि इस आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं उन आर्टिकल के पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सिक्स आर्टिकल बात करता है आंध्र प्रदेश बिल्ड करने जा रहा है ग्रेट ग्रीन वॉल जो कि कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए है, कोस्टल डिग्रेडेशन ना हो, जो कोस्टल एरियाज है उसका सेफगार्ड किया जा सके, उसके लिए ये आपका ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको मैं कनेक्ट करूंगा इंटरनेशनल लेवल पे, साहिल रीजन बताऊंगा, वहां पर भी ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था आपका अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, उसके साथ इंटरकनेक्ट करके आपको समझाऊंगा और फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया ने डेवलप किया है इंडिजिनस हाई आरआरआर नियोबियम टेक। अब आपको मैं बताऊंगा ये नियोबियम टेक है क्या, फिर मैं आपको यहीं पे बताऊंगा न्यूक्लियर टेक क्या होता है। ये जो टेक है ये इंडिजिनस है, मतलब कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस में बात की जाएगी, तो पूरा आर्टिकल बात करता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज या न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अपनाया है। जो छोटे छोटे आर्टिकल्स भी होते हैं उन आर्टिकल में अगर कभी कोई ऐसा स्टैटिक टर्म यूज हुआ है जिससे पीवाईक्यू उठे हैं तो मैं वो भी अब लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे एटलीस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि यूपीएससी केवल एडिटोरियल पे या फिर केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं टच कर दिए। अगर एक टॉपिक में बार बार रिपीटेटिव मोड पे आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि बेटा ये बॉडी है, जैसे आज अगर आपको मैं सीपीसीबी के बारे में फिर बताऊंगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में फिर से बताऊंगा, तो ये मत सोचिए सर ये तो हो चुका है। देयर आर ऑलवेज लिमिटेड टॉपिक, पॉलिटी में एक लिमिटेड टॉपिक है, उसी लिमिटेड टॉपिक को आप कितनी बार अनलिमिटेड तरीके से, ऑल द अनलिमिटेड नहीं हो सकता बट रिपीटेटिव मोड पे कितना आप उसको रिवाइज कर सकते हैं वो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। आप डेली नया ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बेटा नया तो हजारों चीज़ें मिल जाएंगी, बट अगर देखा जाए कि वो क्या पीवाईक्यू के लिए रेलेवेंट है तो वो बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। तो आपको हमेशा इस सीएसपी मेथड को फॉलो करते हुए चलना है, जिसमें पहले करंट देखिए, उसका स्टैटिक टर्म, फिर उससे कनेक्टेड पीवाईक्यू। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल क्या है, देखिए बहुत छोटा सा आर्टिकल है। अब छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पे एक स्टैटिक टर्म है बीसीआई का यूज हुआ है। फिर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे बात किस चीज के ऊपर, ये लॉ फर्म्स के ऊपर बात हो रही है। दो टर्म आपको दिख गए। तो पहले इस आर्टिकल के बारे में आपको ऑलरेडी समझा दिया। अक्सर क्या होता है, जैसे कंपनीज होती हैं वैसे जो इंडियन की लॉ कंपनीज हैं जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लॉ फर्म्स जिसे कहते हैं, वो अक्सर क्या करती हैं, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स के साथ क्या करती हैं, पार्टनरशिप कर लेती हैं। और अगर वो पार्टनरशिप को जनरली वो रजिस्टर नहीं करती हैं और बिना
रजिस्टर किए वो लोग क्या डिक्लेयर करते हैं, कहते हैं कि हम भाई साहब ग्लोबल लीगल सर्विस के प्लेटफॉर्म है। तो इसी के खिलाफ आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वार्निंग दी है। उसने कहा कि भाई साहब ऐसा कोलैबोरेशन अगर मार्केट किया जाएगा बिना रजिस्टर किए हुए, कि अगर ये इंडियन कंपनी और ग्लोबल इंटरनेशनल कोई कंपनी पार्टनरशिप में आ रही है, तो उसको एक बार अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रेव कंसर्न है, ये अनरजिस्टर्ड कोलैबोरेशन कहलाएगा और इसके अगेंस्ट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस किए जाएंगे। ये किसने कहा है? बीसीआई ने किया। बस इतने में आपका आर्टिकल खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको बीसीआई के बारे में बताता हूं। ये एक बीसीआई बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी ना किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई होगी। तो ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 के द्वारा बनाई गई, जिसका मेन काम क्या था? जो लीगल प्रोफेशन होता है, लीगल प्रोफेशन मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड जो भी काम होता है, उससे संबंधित जो शिक्षा या एजुकेशन होता है इंडिया में, उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो ये लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, एडवोकेट्स का रजिस्ट्रेशन जो होता है, उनके जो लिस्ट होती है उसको मेंटेन करने का काम बार काउंसिल करता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर एडवोकेट्स के अगेंस्ट होती है तो वो भी कहीं ना कहीं किसके पास होती है? बार काउंसिल के पास होती है। साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंस होता है लीगल प्रोफेशन का, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम बार काउंसिल करती है। अब यहां पे वही सेम चीज है, कनेक्ट करिए। रिसेंट एडवाइजरी में बार काउंसिल ने क्या दिया है कि इंडियन लॉ फर्म्स अगर फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ कनेक्ट होंगी तो उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे रिकॉल कैसे करोगे? बीसीआई इज इक्वल टू रेगुलेटर ऑफ लीगल प्रोफेशन, एजुकेशन, एथिक्स इन इंडिया। किस चीज के? जो आपका पूरा का पूरा लीगल काम होता है उसमें। ठीक है, अब बात होती है कुछ लीगल प्रोफेशनल टर्म्स के बारे में। एक लॉ फर्म और लीगल फर्म, ये क्या है? ये कैसे बेसिकली कंपनी है, बिजनेस एंटाइटी, जहां पे एडवोकेट्स, लॉयर एक साथ काम करते हैं और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। बहुत ही सिंपल होता है। ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है। एलएलपी मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या कंपनी जिसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो लॉ फर्म मतलब कंपनी, दैट्स ऑल। ठीक है, एडवोकेट क्या होता है? ये ऐसा इंसान होता है जो कि आपका बार काउंसिल में रजिस्टर होता है, एनरोल होता है अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। इनके पास अथॉराइजेशन होती है, कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, लीगल एडवाइस दे सकते हैं। साथ ही साथ इनको बीसीआई का जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है उसे फॉलो करना पड़ता है। किसको? जो एडवोकेट्स होते हैं। तो आपको मैंने एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी एडवोकेट्स क्या होते हैं। बट जब यही एडवोकेट किसी प्राइवेट लीगल फर्म में जा करके ज्वाइन कर लेते हैं या कोई एक रेगुलर सैलरी के एम्प्लॉय बन जाते हैं, तब ये एज अ एडवोकेट नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज बेसिकली पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे कनेक्टेड 2022 में क्वेश्चन देखिए क्या, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, लीगल फर्म के ऊपर भी सवाल पूछा है और बार काउंसिल के ऊपर ही पूछा है। तो अक्सर बच्चों को लगता है सर ये बार काउंसिल तो पूरी लक्ष्मीकांत में नहीं दिख रहा है, बट ऐसे स्टेटमेंट कभी नहीं दिखेंगे यूपीएससी में। कभी भी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो आपके नोट से नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। कभी मत एक्सपेक्ट करिए कि भाई आपके नोट से चीजें नहीं है। यूपीएससी में हमेशा इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती है। ठीक है, तो क्या लिखा है? बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एट एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फॉर रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। क्या स्टेटमेंट सही है? आप सोच के देखो, क्या जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, लीगल फर्म्स हैं, क्या वो एडवोकेट के तरीके रिकॉग्नाइज होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ओनली 2 इज द राइट वन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए इतना ही आर्टिकल था। आर्टिकल मैंने समझाया, क्यों न्यूज में था वो बताया, स्टैटिक बताया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे क्या, ओपन एआई, क्या ये कंपनी है जिन्होंने अपना खुद का एआई पावर्ड सर्च ब्राउजर, जिस तरह से गूगल एक ब्राउजर है, उसी तरीके से आप लोग नोटिस करते होंगे क्रोम भी एक अब ब्राउजर ही तो है बेसिकली। फिर आप नोटिस करोगे जो सफारी भी एक ब्राउजर है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक ब्राउजर है। तो उसी तरीके से आपका जो एटलस है वो एआई पावर्ड एक ब्राउजर है जिसको ओपन एआई ने लॉन्च किया है। बस इतना आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ये अभी के लिए जो एप्पल के डिवाइसेस है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। फिर जो आपके पेड वर्जन है चैट जीपीटी के, वहां पे इसको उन जो जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है बेसिकली उनको दिया जाएगा। ठीक है, ओपन एआई ने अभी इसका प्लान या फिर जो एक्सपेंशन है उसको प्रॉपर तरीके से टाइमलाइन नहीं प्रोवाइड की है। बट इसका कॉन्टेक्स्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि ये चैलेंज है गूगल के अगेंस्ट, क्योंकि एआई के फीचर्स एनहांस हो रहे हैं और गूगल को उस तरीके से अडेप्ट करने में थोड़ी बहुत उतनी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि गूगल ने अपना पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो
कंप्लीटली मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑफलाइन से कनेक्ट कर रखी हैं। लेकिन वहीं पे अगर ओपन एआई जैसे अगर एआई पावर्ड ब्राउज़र आएगा तो वहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज ना केवल गूगल को बल्कि ये चैलेंज भी पेश करेगा जो आपका डेटा गवर्नेंस है उससे कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे एआई गवर्न होगा तो वहाँ पे पता होना चाहिए किस तरीके से एआई यूज़ होगा। फिर इसी में आपको पता होना चाहिए 2026 में एआई समिट होने जा रही है जिसको इंडिया चेयर कर रहा है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी बार जो आपका 17th ब्रिक्स समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, वहाँ पे इंडिया ने कहा है कि भाई हम भी डेटा गवर्नेंस को सिक्योर करने की बात कहेंगे। जो हमने डिफरेंट एफटीए साइन कर रखे हैं यूरोपियन यूनियन या फिर यूनाइटेड किंगडम के साथ, तो उसमें भी हमने अपने डेटा को कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी को शो करने की कोशिश की है। तो अभी आपको क्या पता होना चाहिए, ओपन एआई ने एआई पावर्ड एटलस ब्राउजर लॉन्च किया है। अब ये एटलस क्या है आपको ये पता होना चाहिए, ब्राउजर कहे क्या जाते हैं, ये एज अ सैस होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लाउड के द्वारा होस्ट किया जाता है और जो इसकी सर्विसेज होती हैं वो इंटरनेट के ऊपर डिलीवर की जाती हैं। अगर जैसे सॉफ्टवेयर आपने देखा गूगल, क्या गूगल आपके सामने दिख रहा है? नहीं, ये बेसिकली क्लाउड के ऊपर स्टोर्ड एक ब्राउजर है जहां से आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। जनरली सब्सक्रिप्शन के माध्यम से होता है, कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है लोकल डिवाइस के ऊपर, कहीं पर भी एनीवेयर इट इज एक्सेसिबल विद इंटरनेट। अपडेट मेंटेनेंस जो होता है वो प्रोवाइडर के द्वारा देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365, जूम, सेल्सफोर्स, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। उसी तरीके से जो एटलस है ये भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। अब सोचो सर आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्यों बताया, क्योंकि एटलस एक वही तो है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आया होगा 22 में क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉफ्टवेयर SaaS जिसे कहते हैं, बायस कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड। एब्सोल्युटली दे कैन डू। SaaS users can access their data through mobile devices. Can't they access? Obviously they can access. Outlook, Hotmail और फिर आपका Yahoo Mail are forms of SaaS. Are they? Absolutely they are forms of आपका SaaS, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने कवर किया, आपको पहले समझाया क्या है इसमें न्यूज़ में, फिर मैंने आपको समझाया क्या इससे कनेक्टेड स्टैटिक पोर्शन, फिर PYQ। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, दिवाली सेलिब्रेशन के बाद हरियाणा बहुत ही वर्स्ट हिट स्टेट हुआ इंडिया में। पॉल्यूशन यहाँ पे CPCB ने कहा है वेरी पुअर की कैटेगरी में जा चुका है। अगर जिन प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पे 421 जा चुका है, फिर आपका धरुहेरा जो है वहाँ पे 412, फिर ये सारे क्या है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इतना सीवियर हो चुका है पॉल्यूशन। आपको ये सारे डेटा याद नहीं रख रहे, बट ये सारे इसलिए लिखे हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। जनरली क्या होता है, बच्चे एयर क्वालिटी इंडेक्स रट्टा मारते हैं, CPCB रट्टा मार के बैठे हैं। आप ये मत करिए, ये रियल लाइफ सिचुएशन को देखिए किस तरीके से 421 क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से कैलकुलेट किया गया है ना। तो आपको पता होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और किसने किया है, CPCB ने किया है। तो ये इंडिया की एपेक्स पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में आती है। 1974 वाटर एक्ट के अंडर में इसको बनाया गया है। इसका पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना वाटर और एयर की क्वालिटी, कंट्रोल करना पोल्यूशन को, स्टैंडर्ड सेट करना और गवर्नमेंट को एडवाइस करना। फंक्शन क्या है, पोल्यूशन का लेवल जो होता है रिवर, लेक, एयर में कैसे, एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB ही आपका रिलीज करती है। स्टैंडर्ड्स डेवलप करना वाटर, एयर और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का, कि मतलब कितने वेस्ट कितनी मात्रा में कहाँ पे जाएगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गाइड करना, सर्वे करना और रिपोर्ट्स को पब्लिश करना, जिससे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को पता चल सके क्या करंट सिचुएशन है एनवायरमेंट की। तो ये CPCB के बारे में बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको कनेक्टिविटी मिल सके। एनवायरमेंट जैसे ही आएगा तो आपको क्या है, CPCB पढ़ना है, NGT पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे कुछ बॉडीज है जिनका आपको बार बार रिपीटेटिव मोड पे रिवीजन करना होगा। फिर अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक सिंगल नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि भैया आपके जो सराउंडिंग में एयर है वो कितनी पोल्यूटेड है, कितनी क्लीन है। तो उसके अलग अलग की पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसका सहारा लेकर के ये कैलकुलेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे PM 2.5 कैलकुलेट होगा, 10 होगा, फिर NO2 जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट और PB। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे कैलकुलेट होते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं देखने के लिए। आपकी एयर में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन कैलकुलेट की जाएंगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 कितना है, CO कितना है। ध्यान रखिए यहाँ पे CO2 नहीं बताया, ना ही मैंने मीथेन बोला है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं कैलकुलेट होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक नंबर दिया जाता है। जैसे आपका क्या है, 0 से 50 गुड, फिर आपका 100 to 200, फिर 300 वेरी पुअर जाएगा, 300 से 400। तो ये सारी क्या, ये सब आपके स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। इसी से कनेक्टेड 2016 में क्वेश्चन है, ये भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्ट्रेट अवे देखिएगा कि कौन कौन से एटमॉस्फेरिक गैसेस कैलकुलेट की जाती हैं या जिनको काउंट किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो आपको भी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, मीथेन नहीं होता, 1 और 5 जहां नहीं है तो आप ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका B इज द
राइट वन। चलिए अब बात करते हैं 2018 में क्वेश्चन आया एनजीटी के ऊपर और सीपीसीबी के ऊपर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट, चलो ठीक है, सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो अब क्या ये स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली नॉट। अभी मैंने कहा सीपीसीबी 1974 के जो एयर पोल्यूशन एक्ट था वहां से बनाया गया, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा होता कि एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट वेयर एज नीति आयोग हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाए, क्योंकि नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है या आप कह सकते हो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई जा रही हैं, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी। फिर आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज वो सब बॉडीज होती हैं जो एक एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे आप लोग क्या देख रहे हो, एनजीटी, सीबीसी, सीपीसीबी, फिर सेबी देख रहे हो, ये सब क्या है? आपका स्टैट्यूटरी है। फिर सेकंड क्या कह रहा है, एनजीटी प्रोवाइड एनवायरमेंट जस्टिस, ये सही है। वेयर एज सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है, केरला, त्रिपुरा, मणिपुर गवर्नमेंट ने मतलब इन रीजन्स में कुछ 3 जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ है, और अटैक होने के बाद एनएचआरसी ने अपना विजिलेंस ऑन किया और उन्होंने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं तीनों स्टेट के, उनसे एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है विद इन 2 वीक्स। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उन्होंने ये चीज़ कही कि भैया आप बताइए कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि मणिपुर में क्या हुआ, जर्नलिस्ट को 2 बार शॉट किया गया, केरला में भी यही सेम चीज़ हुई, त्रिपुरा में भी हुई। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, अब आपको इंटरकनेक्ट कैसे करना है, आप नोटिस करोगे जीएस पेपर 2, फिर साथ ही साथ यहाँ पे फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 19 है वहाँ पे जर्नलिज्म को कहीं ना कहीं कवर किया गया है कि नहीं, फिर आर्टिकल 21 में भी तो ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो यहाँ पे इनकी फ्रीडम पे कहीं ना कहीं रोक लग रही है, तो आप यहां से कनेक्ट करिए। मेंस में कैसे लिख सकते हो, ये सारे की टर्म्स को यूज कर सकते हो कि एनएचआरसी किस तरीके से काम कर रही है। एनएचआरसी कोशिश क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है जो आपका पिलर है डेमोक्रेसी का, जहां पे जर्नलिज्म को कहा जाता है वो सेफगार्डेड रहे, वहां पे किसी भी तरीके से कोई रुकावट ना हो ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जरूरी नहीं टेररिस्ट होंगे, ऐसे एक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिसीज को। ठीक है, चलो बस इतना ही आपको पता होना था। अब यहाँ पे एक बॉडी यूज है एनएचआरसी, तो उसके बारे में आपको बताऊं, ये 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा बनाई गई। इसका मेन काम क्या था, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ये पता होना चाहिए। फंक्शन में कहा जाए तो कहीं पे भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी किसके हाथ में आती है, एनएचआरसी के बारे में आती है, पास आती है, फिर रिकमेंडेशन देती है मेजर्स को, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो सकता है और इंप्रूवमेंट हो सकता है। जेल्स, इंस्टीट्यूशन की इंस्पेक्शन करते हैं, अवेयरनेस, रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट करने का काम भी एनएचआरसी करती है। साथ ही साथ पावर की बात की जाए, ये विटनेस को सम्मन कर सकती है, रिपोर्ट्स को कॉल कर सकती है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एनएचआरसी ने जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनको क्या किया, रिपोर्ट की मांग की है कि आप बताइए कि भैया 3 जर्नलिस्ट के ऊपर जो अटैक हुआ आप बताइए, लेकिन डायरेक्ट पनिश करने की अथॉरिटी नहीं है एनएचआरसी के बाद। बट कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्टैच्यूटरी बॉडी है जो ह्यूमन राइट को सेफगार्ड करने में मदद करती है। जीएस2 2014 में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया है, एक बार आप इसको पढ़िए तो आपको एक आसानी से आइडिया लग जाएगा क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एनएचआरसी इन इंडिया कैन बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट्स टास्क आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय अदर मैकेनिज्म। अब अदर मैकेनिज्म मतलब क्या, आप सोच के देखो, यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ये अदर मैकेनिज्म नहीं है। अगर एनएचआरसी के साथ कोई जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो काम ही नहीं करेंगे तो क्या इफेक्टिवली एनएचआरसी का काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय अदर मैकेनिज्म दैट एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एनएचआरसी क्या कर रही है, एनएचआरसी डायरेक्टली जाके तो नहीं बोल रही है, एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी है डीजीपी से, फिर एनएचआरसी क्या करेगी, सम्मन करेगी। तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी मांग करने का तरीका है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, आप कह रहे हैं इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट असेस द रोल ऑफ एनएचआरसी। इन स्टेटमेंट के रिगार्ड में आप एसेस करिए एनएचआरसी का रोल क्या है। तो क्वेश्चन को आप डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट आपको क्या बताना है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएचआरसी। रोल में क्या लिखोगे, आप आसानी से बोल सकते हो, इन्हीं फंक्शंस को रोल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, फिर इसमें आप बताइए एन अदर इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स। क्या कह रहे हैं, एज अ इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू जुडिशरी एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग
ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे दो पार्ट है क्वेश्चन के, पहला आपको उसका रोल बताना है एज इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू जुडिशरी, फिर आपको रोल बताना है एज इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट टू अदर इंस्टीट्यूशन, जिससे प्रोटेक्ट होता है और प्रमोट होता है ह्यूमन राइट के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, दो पार्ट्स में आप क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। इसका मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, वहां से एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्रेट ग्रीन वॉल के इनिशिएटिव के ऊपर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, ग्रेट ग्रीन वॉल कोस्टल प्रोटेक्शन के लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है, वर्ड समझो, ग्रेट ग्रीन वॉल। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है, लंबी सी दीवार है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी, हरी दीवार बनाई जाएगी। ठीक है, मान लो क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, ये आपका क्या है, मान लेते हैं सी है, तो यहाँ पे एक वाइड एक स्ट्रेच का, जिसे हम लोग कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर विड्थ का एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी पेड़ों से। मतलब यहाँ पे एफॉरेस्टेशन होगा, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पे आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, कोस्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, समुद्र है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस जहाँ पे ये ह्यूमन हैबिटेशन है मान लेते हैं, अब इसके बीच में स्ट्रेच है। ठीक है, अक्सर क्या होता है, ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो जब कह रहे हैं ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा, इस 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में यहाँ पे बहुत ढेर सारे क्या लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे। कैसे, यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, यहाँ पेड़ लगाए जाएंगे, तो कैसे काम करेगा पेड़, कभी भी सुनामी साइक्लोन आएगा तो पेड़ रोक लेगा उसको, तो ह्यूमन हैबिटेशन जो है वहां पे कोई खतरा नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी एश्योर हो पाएगी। तो वही कह रहे हैं, इट विल प्रोटेक्ट ओवर 3 मिलियन पीपल जो कि कोस्टल रीजन में बहुत ही वल्नरेबल है ड्यू टू कोस्टल कैलामिटीज। ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेट ग्रीन वॉल का मतलब बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करिए, ग्रेट ग्रीन वॉल जो आंध्र प्रदेश की है, यहाँ पे 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट है, इसका क्या है, एक इकोलॉजिकल शील्ड के तरीके से काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे, अब यहाँ पे इकोलॉजिकल शील्ड की बात हो रही तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बायो शील्ड। तो बायो शील्ड के रिगार्ड में मैनग्रोव से कनेक्टेड क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मैनग्रोव्स क्या होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट की स्पीशीज होती हैं, जो कि ऐसा इनकी जो रूट्स होती हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि यहाँ पे कभी भी कोई सुनामी या फिर साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती है उसको ये क्या करते हैं, झेल लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने में बहुत मदद करते हैं, मतलब कार्बन को बहुत ज़्यादा स्टोर भी कर लेते हैं मैनग्रोव्स, और इनको आपका स्टोर करने के साथ कैप्चरिंग भी बहुत अच्छी होती है। बेनिफिट्स बताऊँ तो कोस्टल इरोजन प्रिवेंट होगा, साइक्लोनिक इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी एनहांस होंगी, क्लाइमेट रिजिलियंस इंप्रूव होगा, फिर यहाँ पे जो लाइवलीहुड रह रही है उसको भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल का जो आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है, साहेल का कंपैरिजन। तो सेम इसी तरीके से जो आपका साहेल रीजन है वहां पे भी अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, जो कि अफ्रीकन यूनियन के द्वारा किया गया था। तो अब देखिए साहेल रीजन को समझो आप, क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्रास लैंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन बहुत हो रहा था, मतलब ये सहारा डेजर्ट है ये धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा था ग्रीन एरियाज में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो साहेल रीजन है, साहेल रीजन को ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। किसके बीच में, जो सूखा है और जो एकदम हरा है उसके बीच का जो जोन है उसे साहेल रीजन कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा रीजन है जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है सूखे टू हरा। तो यहाँ पे देखा गया कि भैया साहिल रीजन भी धीरे 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 डेजर्ट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो डर हुआ कि कहीं ये ना हो कि भैया यही रीजन एक बार को पूरा ग्रासलैंड कवर कर दे। तो इस वजह से यहाँ पे भी ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसका क्या में इनका मैसिव एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो 11 कंट्रीज तक स्ट्रेच किए जाएंगे। साहिल रीजन में टोटल कितनी है, 10 कंट्रीज आती हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अक्सर बहुत सारे कूप्स, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, बट आपको मैंने बेसिक मतलब समझा दिया, ठीक है। कॉमन गोल क्या है, एनवायरमेंट का रिस्टोरेशन करना, क्लाइमेट को रिजिलेंट बनाना, जो यहाँ पे लाइवलीहुड रह रही है उसको प्रोटेक्ट करना, और ऐसा डेवलपमेंट करना जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैसे काम कर रहा है। की डिफरेंस अगर बताया जाए आंध्र प्रदेश और साहिल रीजन में, तो साहिल रीजन वाला डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकने के लिए है, आंध्र प्रदेश में कोस्टल इरोजन, साइक्लोन्स और राइजिंग सी लेवल को रोकना मतलब उससे टैकल करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ चुका है, क्या है फर्स्ट और क्या है सेकंड। इसको आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में एज इट इज यूज कर सकते हो कि भैया किस तरीके से एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छे से काम, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन बोल सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, मेंस में अगर प्रीलिम्स में बोला जाएगा तो कंसीडर तरीके से आएगा, अगर मेंस में पूछेंगे तो बोलेंगे एग्जामिन रोल ऑफ ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश इन टैकलिंग द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। तो वहां पे कैसे लिखोगे आप, वहां पे आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। चलो
अब यहाँ से देखिए 24 में क्वेश्चन आया, देयर इज इंस्टेबिलिटी इन साहिल रीजन, एब्सोल्युटली, देयर हैज बीन मिलिट्री टेक ओवर इन सेवरल कंट्रीज, एब्सोल्युटली, दिस इज ऑल्सो राइट. सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड फर्स्ट इज द सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो ए इज द राइट वन. ये मैंने ऑलरेडी कई बार आपको समझाया हुआ है. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया ने डेवलप किया है इंडिजिनियस हाई ट्रिपल आर नियोबियम टेक. अब यहाँ पे देखो, एक बॉडी है, एक कंपनी समझ लो, एक फर्म समझ लो, कुछ भी समझ लो अपनी भाषा में, लेमन तरीके से जो भी समझना है. ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स क्या है? एक बॉडी. आपको पहले मैं बता देता हूं है क्या ये एक यूनिट है इंडिया में, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक टेक के अंदर एनर्जी होती है, उसकी एक यूनिट है. कहाँ पे? हैदराबाद में. इसका काम क्या है? इसका काम है जैसे लिखा है ना, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स. एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे फ्यूल को और स्पेशल मटेरियल्स को बनाया जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करने के लिए. इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सपोर्ट करना, उसके रिसर्च प्रोग्राम को सपोर्ट करना काम है किसका? न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स. जैसे वर्ड कह रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है उसका काम कौन करता है? ये कॉम्प्लेक्स करता है. ठीक है, चलो अब यहां पे ये समझ लो हाई ट्रिपल आर नियोबियम क्या होता है. बेसिकली ये आपका सुपर प्योर मेटल होता है. मेटल, नॉन मेटल आपने सुना है, तो एक एक मेटल है. ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है रिसर्च करने में. जो न्यूक्लियर रिसर्च होती है, मेडिकल टेक होता है, स्पेस एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. अब अगर रिसर्च हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रायल्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, ये जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है इनके द्वारा अगर ये चीज़ बनाई गई है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या होगा? ये इंडिया का अभी तक जो जरूरत पड़ रही थी ट्रिपल आर नियोबियम की, ये क्या हो रहा था? इंडिया इंपोर्ट कर रहा था. बहुत ही फ्यू कंट्रीज हैं इनके पास है, लेकिन इंडिया ने अब जो खुद से बना लिया ये मेटल, तो अब इससे क्या होगा? इंडिया की रिसर्च और एडवांस हो जाएगी. कहां पे? न्यूक्लियर रिसर्च एडवांस होगी. मेडिकल टेक, मेडिकल टेक कैसे क्या है? एमआरआई मशीन जो होती है उसमें मैग्नेट्स लगते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा इसका. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. तो वही सेम चीज कह रहे हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है उसने सक्सेसफुली डेवलप किया है एक ऐसा टेक जो कि प्रोड्यूस करेगा हाई रेसिडुअल रेसिस्टिविटी रेशियो नियोबियम, जिसे हम लोग हाई ट्रिपल आर एनबीबी कहते हैं. मतलब एक ऐसा टेक बना लिया है उन्होंने जिससे आपका ट्रिपल आर जो नियोबियम है, जो प्योर मेटल कहा जाता है, वो अब आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है. बहुत ही क्रिटिकल मटेरियल है जो एडवांस पार्टिकल एक्सेलरेटर. अगेन इस डिटेल में मत जाओ, आप इतना समझो कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे टरबाइंस होते हैं, वहाँ पे बोलते हैं ना एक्सेलरेटर्स लगे होते हैं, पार्टिकल्स को बहुत स्पीडली मूव किया जाता है. वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है, जहाँ पे जो आप यूरेनियम आप नोटिस करोगे, वहाँ पे कंफ्यूज मत करना यूरेनियम और इसको. यूरेनियम एक फ्यूल के तरीके से यूज होता है, जो आपका ये नियोबियम है ये फ्यूल नहीं है. बेसिकली ये रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किस तरीके से हम न्यूक्लियर फ्यूल को और अच्छे से बना सकते हैं. खुद न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है ये. ठीक है, अभी तक ये इंपोर्ट करता था इंडिया इस चीज को, लेकिन अगर देखा जाए कुछ कंट्रीज को, तो केवल 6 कंट्रीज, ब्राजील, यूएस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चाइना, रशिया, ये सब के पास ये टेक था जिससे ये लोग हाई ट्रिपल आर नियोबियम टेक को बनाते थे, जिससे ये लोग नियोबियम जो आपका प्योर मेटल है उसका प्रोडक्शन होता था. ठीक है, लेकिन अब जब एनएफसी ने खुद से ये चीज कर दी है, तो अब ये लार्ज स्केल डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा और कहीं ना कहीं ये टेक सेल्फ रिलायंस में बहुत बड़ा बूस्ट होगा इंडिया के लिए. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. सिर्फ इतना जानो, व्हाट इज नियोबियम? ये एक आपका प्योर मेटल है. किस लिए यूज होता है? ये आपका रिसर्च में यूज होता है. कौन सी रिसर्च में यूज होता है? जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी में डिफरेंट एक्सेलरेटर्स या पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से वहां पे अच्छे तरीके से वो काम करें, वहां पे रिसर्च करने में जरूरत पड़ती है. साथ ही साथ मेडिकल में, स्पेस में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी. अब आप नोटिस करिए, यहां से एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाई आरआर recently developed indigenously by India's nuclear fuel complex is correct? It is a fuel in nuclear reactor. Absolutely wrong. It is a pure metal. Yes. Only a few country. Yes. So 2 and 3 is the right one. चलिए अब बात है नेक्स्ट आर्टिकल में. नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है? जो साउथ इंडिया में एक कसावा नाम की क्रॉप थी, टैपियोका कहते हैं इसे. ठीक है, जैसे आप लोग सुनते हो सूरन की सब्जी, कांद आप लोग सुनोगे, या फिर आप लोग स्वीट पोटैटो सुनोगे, ठीक उसी तरीके से ये भी एक होता है. ठीक है, कसावा जिसे कहते हैं. तो वहां पे क्या हो रहा था, इनकी क्रॉप्स जो होती थी बहुत ज्यादा, एक इन्वेसिव एक स्पीशीज थी, इसका नाम था मीलीबग. एक कीड़ा था मीलीबग नाम से, तो उसको खा ले रहा था पूरी तरीके. जैसे मीलीबग देख रहे हो, तो ये बहुत खा ले रहा था. तो इससे क्या हो रहा था, यहाँ पे यील्ड बहुत कम हो जा रही थी. 35 टन पर हेक्टेयर से वो कम होके इतना आ गया था. केमिकल स्प्रेस जब डाले जाएं इस मीलीबग को खत्म करने के लिए, बहुत ही कॉस्टली, एनवायरमेंटली हार्मफुल था. तो आईसीआर ने क्या किया, एक सोल्यूशन निकाला. उन्होंने एक टाइनी पैरासाइट वास्प बनाया जिसका नाम क्या था, एनागिरस लोपेजी.
ठीक है, ये कहाँ से, ये फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका से था। इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया तो इससे क्या होगा, ये जो कीड़ा है जब ये एग को ले करेगा मीली बग में, तो इससे क्या होगा, जब ये कंज्यूम कर लेंगे पूरे के पूरे पेस्ट, ये जो पेस्ट आप देख रहे हो कौन सा पेस्ट, मीली बग को अंदर से ही मीली बग के जो अंडे होंगे उसको पूरी तरीके से कम आपका क्या करेगा, ये कंज्यूम कर लेगा बग, या आप बोलो वैस्प पूरी तरीके से पैरासाइट कंज्यूम कर लेगा। इससे क्या होगा, जो मीली बग की पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी ही नहीं, जब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो जो कसावा क्रॉप है वो सेफ गार्ड की जा सकी। तो यही है कसावा क्रॉप। अगर देखा जाए इसकी सक्सेस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्रॉप की रिकवरी होगी, जो टैपियोका हार्वेस्ट है वो आसानी से रिटर्न हो पाएगा अपने प्री ओल्ड जो उनका प्रोडक्शन होता था। इको फ्रेंडली है, यहाँ पे कोई केमिकल स्प्रे नहीं डाला जा रहा है, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होगा, फार्मर्स की इनकम सस्टेनेबल बनेगी, इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। कहीं ना कहीं इसको एक सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल किया गया, केमिकल लेवल पे कंट्रोल नहीं किया गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया आपको मैंने पहले ही समझा दिया, एक आपका पैरासाइट है, पैरासाइट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कहां पे, जो वैस्प के अंडे होते हैं, कौन सा, सॉरी, जो आपका मीली बग होता है उसके अंडों में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो इन अंडों को खा जाएगा पैरासाइट, तो उससे क्या हुआ, खत्म हो जाएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, एनागिरस लोपेजी, फिर आपको पता होना चाहिए कसावा। कसावा क्या है, कसावा से कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा, ये देखिए 2020 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो कसावा, व्हीट ग्रेन, ग्राउंड सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटो, शुगर बीट। तो आप नोटिस करोगे ये ग्राउंड नट सीड, हॉर्स ग्राम, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं आपका खाने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लेवल पे, बाकी चीजें आप नोटिस करोगे तो ये सब क्या है, ये सब इस्तेमाल की जा सकती है बायोफ्यूल्स में। ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल के तरीके से। कभी आप देखोगे हॉर्स ग्राम को या दाल को आप कभी नहीं इस्तेमाल करोगे बायोफ्यूल में। बायोफ्यूल का मतलब ये है कि भाई ऐसी ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करना जो कि अब यूज में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, कसावा भी सही है, 2 भी सही है, साथ ही साथ रोटन पोटैटो और शुगर बीट। तो आपने 1, 2, 5 और 6 आपका यहाँ पे सही है। इसमें आपका 3 और 4 जहां जहां है उसको हटा दीजिए, 3 और 4 जहां जहां है, तो 1, 2, 5 एंड 6 इज द राइट वन। चलिए अब बात करते हैं अपने एक लास्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की विजिट हुई है। कहाँ पे विजिट हुई है, साबरीमाला टेम्पल में विजिट हुई। कहाँ पे है, केरला में टेम्पल है। तो यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, इरुमुडी। ठीक है, ये इरुमुडी टर्म से पूछा जा सकता है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस तरीके से लॉन्चेस या कहीं विजिट हुई तो उससे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूछ सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इरुमुडी। तो इरुमुडी क्या है, जो सर पे आप देख रहे हो ना व्हाइट टावल, तो ये इरुमुडी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। एक कंपार्टमेंट में क्या होगा, यहाँ पे पूजा की वस्तुएं रखी जाएंगी, दूसरे कंपार्टमेंट में क्या किया जाएगा, जो लोग होते हैं वो अपने खुद के सामान रखते हैं जनरली। ठीक है, आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको पता होना चाहिए इरुमुडी क्या है। ये एक तौलिया समझ लो, एक सैक्रेड बंडल समझ लो। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।